दोस्तों, टेक गुरु वीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको ये पहले बता दें कि AWS D1.1 पे ये मेरा दूसरा सेशन है। साथ ही दोस्तों ये भी बता दें कि आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सीरियल नंबर से 109 तक लेकर के इन सब टॉपिक पर वीडियो बना करके आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम आगे बढ़ाते हैं AWS D1.1 फैब्रिकेशन टॉपिक को। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5.5 WPS वेरिएबल के बारे में। तो द वेल्डिंग वेरिएबल शैल बी कन्फर्मेंस विद द रिटन WPS CNXN form N1 as an example. Each pass will have complete fusion with the adjacent base metal and the such that there will be no depression or undercutting at the toe of the weld. Excessive concavity of initial pass shall be avoided to prevent cracking in the root of the joint under resistance. All welder welding operation and tack welder shall be informed in the proper use of WPS and the applicable WPS shall be followed during the performance of welding. दोस्तों, अगर WPS वेरिएबल के बारे में बात करते हैं तो आपको पहले मैंने बता चुके हैं कि जो WPS है वेल्डिंग या फिर अदर रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम एक एक करके आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों, अभी हम जो भी है फैब्रिकेशन को लेकर के चल रहे हैं और एक ओवरव्यू अदर टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू थोड़ा डिटेल मेंशन किया हुआ है, उसको हम देखते जाएंगे और फाइनली इस टॉपिक को फैब्रिकेशन को कंप्लीट होने के बाद में आप लोग के बीच में एक एक करके सब टॉपिक को के बारे में डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे आप लोग के बीच में और शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि WPS अगर वेरिएबल की बात करें तो CNX1 और फॉर्म नंबर N1 में जो क्लियरली जो है वो WPS का रिटन WPS का फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल के बारे में चर्चा किया हुआ है। साथ ही दोस्तों, हमें ध्यान देखना चाहिए कि तो ईच पास ऑफ हैव कंप्लीट फ्यू, जो भी अगर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग का जो ईच एक दूसरे जो पास होगा वो एक दूसरे से एडजेंट जो भी होगा एडजेसेंट बेस मेटल से होगा वो कंप्लीट फ्यूजन होना चाहिए। वेल्डिंग को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, अंडरकट नहीं होना चाहिए, एक्सेस कॉन्केविटी नहीं होना चाहिए और इनिशियल पासेस सर्वे वॉइड। अगर एक्सेस कॉन्केविटी हो गई तो क्या होगा दोस्तों कि रूट क्रैकिंग की भी संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों, ये सब को हमें ध्यान रखना है और जो भी WPS का पैरामीटर है उसको हमें वेल्डर और जो टैग वेल्डर है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि इसको WPS को प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं उसे समझाना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर के बारे में। बेस मेटल शैल बी प्रीहीट इफ रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर नॉट लेस देन द मिनिमम वैल्यू लिस्टेड इन WPS C3.5 for pre-qualified WPS limitation and table 4.5 for qualified WPS variable limitation। ठीक है दोस्तों, for combination of base metal the minimum preheat shall be based on highest minimum preheat. This preheat and all subsequent minimum interpass temperature shall be maintained during the welding operation for a distance at least equal to the thickness of the thickest welded part but not less than 3 inch or 75 mm in all direction from the point of welding. Minimum interpass temperature requirements shall be considered equal to the preheat requirements unless otherwise indicated on WPS. The preheat and interpass temperature shall be checked just prior to initiating the work for each pass। दोस्तों, क्या है कि अगर बेस मेटल का वेल्डिंग से प्रायर वेल्डिंग शुरू करने से पहले अगर हमें बेस मेटल का प्रीहीट रिक्वायर्ड है कि नहीं है हमें देखना है, जो कि WPS में लिस्टेड WPS में जो है वो लिस्टेड रहेगा। अगर WPS वेल्डिंग शुरू करने से पहले WPS को रेफ़र करना ज़रूरी है दोस्तों। तो WPS में लिस्टेड रहेगा कि अगर रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड है तो WPS कि कौन सा पॉइंट में दिया हुआ है जो कि हमें पता चलेगा कि रिक्वायर्ड है कि नहीं। 3.5 एंड टेबल 4.5 में ये दिया हुआ रहेगा कि रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर जो भी मिनिमम जो भी क्या है जो WPS
जो भी मेटल हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम मेटल यूज कर रहे हैं जिसको हमें वेल्ड करना है, उसके लिए जो भी हमारा मिनिमम प्रीहीट जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। साथ ही दोस्तों इंटरपास टेम्परेचर और साथ ही हमें इंटरपास टेम्परेचर भी चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि जिस मेटल को प्रीहीट कर रहे हैं इंटरपास टेम्परेचर चेक करना है, तो प्रीहीट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो मिनिमम है, जितना वेल्ड साइड से जितना मेटल का थिकनेस है मिनिमम उतना एरिया हीट होना चाहिए, या फिर अगर थिकनेस या फिर से 75 mm 3 इंच तक होना चाहिए। दोनों में जो अधिक है उतना एरिया हम हीट करेंगे। 75 mm से 75 mm से एरिया हम प्रीहीट कम एरिया को मतलब दोनों साइड में जो लेंथ है उसको कम प्रीहीट नहीं करेंगे। मिनिमम 75 mm एरिया होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं हीट इनपुट कंट्रोल फॉर किंच एंड टेम्पर स्टील के बारे में, तो किंच एंड टेम्पर स्टील आर वेल्डेड, अगर वेल्ड करते हैं तो द हीट इनपुट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड इन कंजक्शन विद द मैक्सिमम प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर रिक्वायर्ड। जो इनपुट है दोस्तों, जो रिस्ट्रिक्शन रहेगा इसका मैक्सिमम है, क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मैक्सिमम प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वहीं तक। Such consideration shall be include additional heat input produced simultaneous welding on the two sides of common member. The preceding limitation shall be conformance with the procedure recommended. Oxygen gauging and quench and temper shall be prohibited. दोस्तों इस केस में जो भी हमें प्रोसीजर रिटन प्रोसीजर रहता है उस प्रोसीजर को लेकर के ही हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट का। तो व्हेन रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है दोस्तों, व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में अगर ज़रूरत है, वेल्डेड असेंबली शैल बी स्ट्रेस रिलीफ, वेल्डिंग जो असेंबली है उसको स्ट्रेस रिलीव करेंगे। फाइनल मशीनिंग आफ्टर स्ट्रेस रिलीविंग शैल बी कंसीडर्ड व्हेन नीड टू मेंटेन डायमेंशनल टॉलरेंस। अगर डायमेंशनल टॉलरेंस और रिक्वायरमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो फाइनल मशीनिंग से पहले स्ट्रेस रिलीविंग करना पड़ता है, हमें करना पड़ेगा, तभी जा कर के एक्चुअल जो डायमेंशन टॉलरेंस है वो मेंटेन होगा। अगर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेस रिलीविंग की रिक्वायरमेंट का, तो द स्ट्रेस रिलीविंग ट्रीटमेंट शैल बी कन्फर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं और रिक्वायरमेंट देखते हैं कौन कौन रिक्वायरमेंट है स्ट्रेस रिलीविंग का। तो पहला रिक्वायरमेंट दोस्तों कि द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस शैल नॉट एक्सीड 600 डिग्री फ़ारेनहाइट और 315 डिग्री सेल्सियस एट टाइम ऑफ वेल्डेड असेंबली इज प्लेस्ड एंड इट। अगर फर्नेस में हमें स्ट्रेस रिलीविंग डालकर अगर मटेरियल असेंबली को करना है दोस्तों, तो उस समय जब हम डालते हैं फर्नेस में वेल्डेड असेंबली को, उस समय फर्नेस का टेम्परेचर 600 डिग्री फ़ारेनहाइट या 315 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है रिक्वायरमेंट दोस्तों कि अबव 600 डिग्री फ़ारेनहाइट और 315 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ हीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 400 डिग्री फ़ारेनहाइट या 204 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम मेटल थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट इंच। बट इन केस ऑफ दोस्तों अगर अब बात करते हैं 315 डिग्री से ऊपर का अगर हीटिंग करते हैं, तो जो हीटिंग रेट है वो 204 डिग्री पर आवर डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मेटल थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट इन केस ऑफ मोर देन 400 204 डिग्री सेल्सियस पर आवर है, उस केस में क्या होता है दोस्तों, तो 315 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, द रेट ऑफ हीटिंग इन डिग्री सेल्सियस शैल नॉट एक्सेस 5600 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मेटल थिकनेस इन मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, बट नॉट मोर देन 220 डिग्री सेल्सियस पर आवर। दोस्तों उसमें किया तो मेटल थिकनेस को का मिलीमीटर में थिकनेस लेकर के 5600 से डिवाइड करेंगे, उतना आना चाहिए, या फिर मैक्सिमम 220 डिग्री, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है
लेकिन तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम 220 डिग्री पर आवर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों ड्यूरिंग द हीटिंग पीरियड वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रू द पोर्शन ऑफ पार्ट हीटेड सेल नोड भी अगर बात करते हैं दोस्तों कि दो अगर हीट कर रहे हैं तो एक ही जो मटेरियल का उसका जो हीट है वो 15 फीट अगर 5 मीटर के इंटरवल में बात करें तो 140 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए दो एंड पे, अगर तो 5 मीटर डिस्टेंस की बात करें एक ही पार्ट में तो। द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग नीड टू बी लेस देन 55 डिग्री Celsius per hour. However, in all case consideration are closed chamber and compressed structure may be indicated reduce the rate of heating and cooling to avoid structural damage due to excess thermal gradient. दोस्तों अगर रेट ऑफ हीटिंग और रेट ऑफ कूलिंग की बात करें तो ये 55 डिग्री सेल्सियस से कम पर आवर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करते हैं थर्ड पॉइंट की बात करें हम तो आफ्टर द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री से रीच, अगर 600 डिग्री टेम्परेचर हमारा रीच कर गया उस केस में इच रीच द क्वेंज ऑन द क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड स्टील और द मीन टेम्परेचर रेंज बिटवीन 1100 टू 1206 टू 6 फीट। अगर 650 डिग्री 600 डिग्री टेम्परेचर अगर पहुंच गया दोस्तों इन केस ऑफ क्वेंच्ड और टेम्पर स्टील के बारे में, या फिर टेम्परेचर रेंज बिटवीन 600 से 650 डिप पहुंच गया अदर स्टील के लिए, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द असेंबली बी हेल्ड विथ स्पेसिफिक लिमिट नॉट लेस देन द टेबल 5.5। तो दोस्तों अगर जो भी मेरा टेम्परेचर लिमिट है उसमें पहुंच गया, पहुंचने के बाद में क्या होगा दोस्तों टेबल 5.2 को अब रेफ़र करेंगे हम, और उसमें जो टेबल में जो स्पेसिफिक होल्डिंग टाइम दिया हुआ है उस टेम्परेचर पर जो होल्डिंग टाइम दिया हुआ है उसको रेफ़र हम करेंगे। ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड देयर विल नो डिफरेंस ग्रेटर देन 85 डिग्री सेल्सियस। जो होल्डिंग पीरियड जो टेम्परेचर है वो 85 डिग्री सेल्सियस से डिफर नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं टेबल 5.2 में क्या दिया हुआ है। बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर थ्रू द पोर्शन ऑफ असेंबली बीइंग हीटेड। तो दोस्तों हाईएस्ट और लो अगर कूलिंग करते हैं उसको तो हाईएस्ट और लोएस्ट जो टेम्परेचर होगा असेंबली का उसमें 85 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोस्तों टेबल 5.2 को देखते हैं तो मिनिमम होल्डिंग टाइम C 5.8.1 जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं दोस्तों वो 1/4 इंच और 6 mm और लेस। अगर बात करते हैं दोस्तों 1/4 इंच का या 6 mm से कम अगर थिकनेस है तो 15 मिनट तक उसको होल्ड करेंगे। अगर 6 mm से 50 mm है, ये 6 से 50 या हाफ 1/4 इंच से 2 इंच तक है तो उसमें 15 मिनट 4 इंच 1/4 इंच और फ्रैक्शन दियर ऑफ 15 मिनट पर इंच कितना के लिए दोस्तों 6 mm से ऊपर के लिए है तो 6 mm 15 मिनट पर 6 mm 15 मिनट डिवाइड करेंगे जितना होगा उतना देंगे। अगर दोस्तों ओवर 2 इंच अगर 50 mm से ज़्यादा है तो 2 घंटा मिनिमम प्लस जितना इंच ज़्यादा है उसको मिनिमम फॉर ईच एडिशनल इन 25 mm पर इंच 15 mm जितना एडिशनल है उतना पर इंच ऐड करेंगे और फ्रैक्शन दियर ऑफ ओवर 2 इंच या फिर जो भी है फ्रैक्शन में जितना आएगा उतना टाइम को हम ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है अगर 315 डिग्री से अबव है तो क्या है कूलिंग शैल बी डन क्लोज फर्नेस और कूलिंग चेम्बर एट देयर रोट नो ग्रेटर देन 260 डिग्री per hour divided by maximum metal thickness of the thickness part, but no in case more than 500 degree per hour from the 315 डिग्री the assembly may be cooled in steel air। दोस्तों फिर उसको करने के बाद में टेम्परेचर जब डाउन आ जाएगा फिर पुनः टेम्परेचर 315 डिग्री पर आ जाता है तो हम उस मटेरियल को एयर के लिए हम कूलिंग में रख देंगे। अल्टरनेटिव ऑफ PWHT दोस्तों अल्टरनेटिव ऑफ PWHT की अगर बात करते हैं तो वेन impractical to PWHT to the temperature limitation stated in 5.8.1
welded assembly may be stress relieved at lower temperature for longer period of time as given in table 5.3। दोस्तों अल्टरनेटिव ऑफ PWHT की बात करते हैं तो जो जैसा कि हमने 5.8.1 क्लॉज में पढ़ा, जो भी और टेबल नंबर 5.2 को रेफ़र किया, अगर उन सब क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो अल्टरनेटिंग जो टेम्परेचर दिया हुआ है टेबल नंबर 5 स्ट्रेस रिलीव हीट टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो टेबल नंबर 5.3 में उसको हम फॉलो करें। तो दोस्तों टेबल नंबर 5.3 दे रहा है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर बिलो मिनिमम स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मिनिमम होल्डिंग टाइम एंड डिक्रीज टेम्परेचर आवर पर इंच ऑफ थिकनेस। अगर 50 डिग्री बात करते हैं फ़ारेनहाइट में या 30 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, तो जो मिनिमम होल्डिंग डिक्रीज कितना हो जाएगा 2 घंटा। 100 से का 100 का बात है 60 तो 4, 150 की बात करते हैं दोस्तों तो 90 डिग्री तो फिर 10, 200, 120 और 20। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा ऐसा स्टील है जो रिकमेंड नहीं होता है PWHT के लिए? तो स्ट्रेस रिलीविंग वीक ऑफ वेल्डमेंट ऑफ ASTM 514, 517, A709 ग्रेड 100, 690, 690 STM या 100 710 स्टील इज नॉट जनरली रिकमेंडेड फॉर, ये जो स्टील होता है दोस्तों ये रिकमेंडेड PWHT के लिए नहीं होता है। स्ट्रेस रिलीविंग में बी नेसेसरी फॉर those application where weldment shall be require retain dimension stability during the machining or where stress corrosion may be involved, neither condition being unique or weldment only। डायमेंशनल दोस्तों स्ट्रेस रिलीव वहाँ ज़रूरत होता है जहाँ डायमेंशनल एक्यूरेसी की ज़रूरत हो या फिर जहाँ जो स्ट्रेस ज़्यादा हो, और वेयर स्ट्रेस कोरोजन में भी, और जहाँ स्ट्रेस कोरोजन इन्वॉल्व हो वहाँ पर PWHT की ज़रूरत पड़ती है। STM 514, STM 517, STM 709 ए ग्रेड 600, 690, 100W, 690W and ASTM 710 steel। However, the result of notch toughness test have shown in PWHT may be actually impair weld metal and heat affected toughness, and a regular cracking may be sometime occur in the grain corrode region of heat affected zone। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे बैकिंग गैस और इंसर्ट के बारे में। तो CJP मतलब दोस्तों कंप्लीट ज्वाइंट पेनेट्रेशन। ठीक है, CJP ग्रो वेल्ड में बी मेड विथ और विदाउट the use of backing gas, backing consumable insert, or may have root of initial weld gauge chipped or otherwise removed the sound metal before welding in started of second side। जो दोस्तों हम अगर बैक चिपिंग या इंसर्ट की बात करते हैं, जो कंप्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन ग्रूव वेल्ड होता है उसको बैक साइड में हम बैक चिपिंग करके उसको या फिर बैकिंग गैस करके या फिर कंज्यूमेबल करके उसको हम प्रॉपर जो साउंड मेटल को अचीव करते हैं, या फिर उसको अगर साउंड मेटल डायरेक्ट ऐसे चिपने तो वेल्ड गॉज्ड भी या वेल्ड शिफ्ट कर करके रिमूव बैक साइड का वेल्ड मेटल को रिमूव करके और सेकेंड साइड हम वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें बैकिंग का, द रूट ऑफ ग्रूव और फिलेट वेल्ड में बी बैक बाई ए कॉपर प्लस गैस टैप सिरामिक आयरन पावर सिमिलर पाउडर और सिमिलर मटेरियल टू प्रिवेंट मेल्टिंग थ्रू। They may be sealed by means of root pass deposit with the low hydrogen electrode if SMAW used or other arc welding process। स्टील बैकिंग सेल कन्फर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। दोस्तों जो बैकिंग होता है, जो बैकिंग हम करेंगे वो प्लस कॉपर से होता है, प्लस गैस टेप सिरामिक आयरन पाउडर और सिमिलर मटेरियल से बैकिंग करते हैं, ताकि जो भी हमें बैक साइड से सील्ड करते हैं और जो मटेरियल वेल्डिंग कर रहे हैं ताकि हमें जो साउंड वेल्ड में अचीव्ड हो जाए। साथ साथ दोस्तों में भी ध्यान रखना है कि अगर लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम SMW प्रोसेसर यूज करते हैं और अदर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस ऑफ स्टील बैकिंग, अगर SMAW को छोड़ करके अदर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो जो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट दिया हुआ है यहाँ पे उसको 1 बाय 1 हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, उसको फॉलो करना चाहिए।
अगर बात करते हैं फ्यूजन का दोस्तों, तो ग्रूव वेल्ड मेड विथ द यूज ऑफ स्टील बैकिंग सेल हैव वेल्ड मेटल थ्रोली फ्यूज विथ द बैकिंग। अगर फ्यूजन की बात करते हैं तो जो ग्रूव मेटल वेल्ड है वो बैकिंग के साथ, वेल्ड मेटल के साथ थ्रोली फ्यूज होना चाहिए। फुल लेंथ बैकिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एक्सेप्ट एज परमिटेड बिलो जो लाइन दिया हुआ है दोस्तों, स्टील बैकिंग शैल बी मेड कंटिन्यूअस फॉर द फुल लेंथ ऑफ द वेल्ड। ऑल ज्वाइंट इन स्टील बैकिंग शैल बी CJP ग्रूव वेल्ड बट ज्वाइंट मीटिंग द ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोज 5 में बात करते हैं। अब दिस कोड में क्लोज 5 में मेंशन किया हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। For a statically loaded application, backing of 4 weld to the end of closed section such as hollow structural section HSS are permitted to be made from 1 or 2 piece with unspliced discontinuity where the following condition are met। दोस्तों फुल लेंथ बैकिंग भी कहीं कहीं परमिटेड होता है, और क्या होता है दोस्तों, साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि क्लॉज 5 में हम जो रिक्वायरमेंट है क्लॉज 5 में दिया हुआ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो भी बैकिंग जनरली जो यूज होता है जो CJP के केस में ही यूज होता है। और अगर पार्ट बाई पार्ट कुछ हॉलो सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, अगर हॉलो सेक्शन को यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, हम बात करते हैं वेल्ड करते हैं CJP कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन में, तो उसमें पार्ट बाई पार्ट हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें बैकिंग वो एक और 2 पार्ट में हम काट सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, द क्लोज सेक्शन नॉमिनल वाल थिकनेस डज नॉट बी एक्सीड 5/8 इंच और 60 mm। दोस्तों जैसा कि 2 पीस में अगर हमने HS होलो स्ट्रक्चरल सेक्शन की बात करें तो उसका कंडीशन है कि जो क्लोज सेक्शन है उसका वाल थिकनेस 16 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोज सेक्शन आउटसाइड पेरीमीटर डज नॉट एक्सीड इन 64 इंच और 163 mm। अगर दोस्तों बात करते हैं होलो सेक्शन के पेरीमीटर का, तो 163 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द बैकिंग इन ट्रांसवर्स टू बी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टू द क्लोज सेक्शन, और जो भी बैकिंग होना चाहिए वो ट्रांसवर्स साइड में होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। द इंटरप्शन इन द बैकिंग डज नॉट एक्सीड 6 mm। जो इंटरप्शन होना बैकिंग में होना चाहिए वो 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द वेल्ड with discontinuous backing is not closer than HS diameter or major cross section dimension from other type of connection। जो मेजर जो वेल्ड डिसकंटिन्यूटी है दोस्तों HSS सेक्शन का, वो जो HSS का डायमीटर है और मेजर क्रॉस सेक्शन के आग बगल में नहीं होना चाहिए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं और 6 पॉइंट के बात करते हैं। तो द interruption in the backing is not located in the corner for strictly loaded column। Continuous backing is permitted in the CJP weld corner at field splice and the connection detail। This continuous backing is permitted in other closed section where approved by the engineer। जो भी है दोस्तों, अगर बात करते हैं कंप्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन में, जिसमें हम HSS स्टैटिकली लोडेड अगर मेंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो जो भी परमिटेड है वेल्डिंग कॉर्नर में उसको परमिट कर सकते हैं, या फिर जो भी है डिसकंटिन्यूटी अगर करना है बैकिंग स्ट्रिप बैकिंग में, तो वो प्रायर टू डिसकंटिन्यूटी करने से पहले हमें साइट इंजीनियर से परमिशन लेना पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर बैकिंग थिकनेस के बारे में। तो द रिकमेंडेड मिनिमम नॉमिनल थिकनेस ऑफ द बैकिंग बार प्रोवाइडेड दैट द बैकिंग शैल बी सफिशिएंट थिकनेस टू प्रिवेंट मेल्ट थ्रो एंड सोन इन टेबल। Commercially available thick steel backing for pipe and tube tubing is acceptable provided there is no evidence for melting an exposed interior surface। दोस्तों जो बैकिंग होगा उसका जो मिनिमम थिकनेस है वो स्पेसिफाइड किया हुआ है, जैसा कि टेबल में दिया हुआ है दोस्तों। इधर देखिए प्रोसेस दिया हुआ है, थिकनेस इज मिनिमम इंच और mm में दिया हुआ है। अगर बात करते हैं दोस्तों GTW का, मिनिमम 3 mm होना चाहिए, 1/8 इंच, SMA में 3/16 इंच 5 mm, GMAW में 1/4 इंच 6 mm, FCAWS में 1/4 इंच 6 mm, FCAWG में 3/8 इंच और 10 mm, SAW में 10 mm।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सिलेंड्रिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में। तो फोर सिलेंड्रिकली लोडेड स्ट्रक्चर स्टील backing of weld that are transverse to the direction of computed stress shall be removed and joined to be ground finished smoothly. Steel backing of weld that are parallel to the direction of stress or are not subjected to computed stress need not to be removed unless so specified by the engineer। दोस्तों अगर सिलेंड्रिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन है उसमें जो बैकिंग हम यूज करते हैं रिमूव कर सकते हैं अगर वो जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। अगर जो स्ट्रेस का है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है तो उसको रिमूव करेंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का बात करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस का बात करते हैं तो सब्जेक्टेड टू अगर बात करते हैं पैरेलल टू द अगर स्ट्रेस डायरेक्शन का तो उसे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है या फिर साइट इंजीनियर का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। एक्सटर्नली अटैच्ड अगर एक्सटर्नली अटैच्ड बैकिंग की बात करते हैं दोस्तों तो वेयर द स्टील बैकिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड इन सिलेंड्रिकली लोडेड स्ट्रक्चर आज एक्सटर्नली अटैच्ड टू द बेस मेटल बाय वेल्डिंग सच वेल्डिंग शैल बी कंटिन्यूअस टू द लेंथ ऑफ द बैकिंग। अगर बात करते हैं एक्सटर्नली अटैच्ड बैकिंग का दोस्तों तो अगर कुछ भी लगाते हैं तो उसको थ्रू आउट जो भी है वो वेल्ड करना जो बैकिंग को थ्रू आउट वेल्ड करना पड़ेगा। स्टैटिकली लोडेड कनेक्शन स्टील बैकिंग ऑफ फोर वेल्ड ऑफ ए स्टैटिकली लोडेड स्ट्रक्चर ट्यूबुलर एंड नॉन ट्यूबुलर नीड नॉट टू बी वेल्ड फुल लेंथ एंड नीड नॉट टू बी रिमूव अनलेस स्पेसिफाइड बाय इंजीनियर। अगर स्टैटिकली लोडेड कनेक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो ज़रूरत नहीं है बैकिंग को फुल वेल्ड करने का और ज़रूरत रिमूव भी करने का ज़रूरत नहीं है अनलेस अदरवाइज जो भी है साइट इंजीनियर का परमिशन है कि नहीं है उसको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेल्डिंग एंड कटिंग इक्विपमेंट के बारे में। अगर बात करेंगे तो ऑल वेल्डिंग एंड थर्मल कटिंग इक्विपमेंट्स शैल बी डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एंड such condition to enable designated personnel to follow the procedure and attain the result described elsewhere in this code। जो भी वेल्डिंग कटिंग इक्विपमेंट है दोस्तों जो भी है वो उसके जो सेफ्टी वगैरह क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। ठीक है आगे बात करते हैं और बढ़ेंगे हम वेल्डिंग इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैक्सिमम वेल्ड वेलोसिटी के बारे में बात करें दोस्तों कि अगर वेल्डिंग इन्वायरमेंट की बात करें तो मैक्सिमम वेल्ड वेलोसिटी कितना होना चाहिए जब वेल्डिंग हो रही है चल रही है। तो GMAW GTAW EGAW और SCAW शैल नॉट बी डन इन ड्राफ्ट और विंड अनलेस द वेल्ड इज प्रोजेक्टेड बाई ए शेल्टर। सच शेल्टर shall not be material and shape appropriate to reduce wind velocity in the vicinity of the weld to a maximum of 5 मील पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर। जो भी है दोस्तों GMAW GTAW EGAW और FCAW को भी अगर हम बात करते हैं तो एक क्लोज में करना चाहिए प्रोटेक्ट शेल्टर में करना चाहिए। और जहाँ जो अगर वाइंड वेलोसिटी की बात करें हवा की वेलोसिटी की बात करें दोस्तों तो वहाँ 5 मील पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 8 किलोमीटर पर आवर। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें दोस्तों तो मिनिमम एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए तो वेल्डिंग शैल नॉट बी डन वेल्डिंग कहाँ नहीं होना चाहिए जब वेन द एम्बिएंट टेम्परेचर इज लोअर देन -20 डिग्री। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री से -20 डिग्री से भी कम है तो या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में वहाँ वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। वेन सरफेस आर वेट और एक्सपोज टू द रेन स्नो और अगर एक्सपोज जो ओपन सरफेस अगर भींगा हुआ है पानी से या फिर बर्फ़ पड़ा हुआ है या फिर वर्षा हो रही है उस समय वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। हाई विंड वेलोज अगर वेलोज विंड की हवा की तेज़ ज़्यादा रफ्तार हो तो भी वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। वेन वेल्डिंग पर्सनल आर एक्सपोज इन इनक्लीमेंट कंडीशन क्लीमेंटल का अगर वेल्डिंग जो भी आदमी है वो एक्सपोज्ड है इंक्लीमेंटल कंडीशन में तो भी वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर कुछ नोट दिया हुआ है उसको हम देखते हैं तो नोट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर बात करते हैं तो डज नॉट मीन द एम्बिएंट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बट द टेम्परेचर इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द वेल्ड।
द एम्बियंट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर मे बी बिलो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बट a heated structure or the shelter around the area being welded may be maintained the temperature at welded -20 डिग्री और हाइयर। दोस्तों जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में जो दिया हुआ है कि लोअर जो टेम्परेचर होगा, लोअर टेम्परेचर में पूरा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को नहीं कंसीडर किया गया। जहाँ वेल्ड करना है, जो वेल्डिंग पॉइंट है, वहाँ का टेम्परेचर इससे कम नहीं होना चाहिए। उस टेम्परेचर को, वहाँ का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हम मेंटेन करके वेल्डिंग को प्रोसीड कर सकते हैं। आगे बढ़े हैं दोस्तों, कन्फर्मेशन ऑफ डिजाइन की बात करेंगे। कन्फॉर्मेंस विद डिजाइन क्या है? द साइज एंड लेंथ ऑफ वेल्ड शैल बी नॉट लेस देन दोज स्पेसिफाइड बाई द डिजाइन रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेल ड्राइंग एक्सेप्ट एज अलाउबल इन टेबल 6.1। द लोकेशन ऑफ वेल्ड शैल बी नॉट चेंज विदाउट अप्रूवल ऑफ इंजीनियर। दोस्तों जैसा कि टेबल 6.1 में हम डिस्कस करेंगे, दिया हुआ है, उससे जब मिनिमम जो है भी है वो वेल्ड फिलेट साइज नहीं होना चाहिए, या फिर जो उससे अगर कुछ भी है तो हमें बात करना चाहिए साइट इंजीनियर से। मिनिमम वेल्ड फिलेट साइज का बात करें दोस्तों, तो द मिनिमम वेल्ड फिलेट साइज एक्सेप्ट द फिलेट वेल्ड यूज्ड इन रेनफोर्स्ड ग्रूव वेल्ड शैल बी शोन इन टेबल 5.8। द मिनिमम फिलेट वेल्ड साइज शैल अप्लाई इन ऑल केस अनलेस द डिजाइन ड्राइंग स्पेसिफाइड इन लार्जर। दोस्तों अगर बात करते हैं फिलेट मिनिमम फिलेट साइज का, तो जो टेबल 5.8 को हम फॉलो करेंगे, उस फॉलो में दिया हुआ है, हम 5.8 को डिस्कस करेंगे, उसमें जो दिया हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेस मेटल के बारे में बात करें। सरफेस ऑन विच वेल्ड मेटल इज टू बी डिपोजिट शैल बी स्मूथ, यूनिफॉर्म एंड फ्री फ्रॉम फिन, टीयर, क्रैक एंड अदर डिसकंटिन्यूटी विथ would adversely affect the quality or strength of the weld. Surface to be welded and the surface agent to the weld shall be free from loose and thick scale, slag, rust, moisture, grease and other foreign material outside be removed. प्रॉपर वेल्डिंग। दोस्तों क्या है कि जो सरफेस है वो पूरा क्लीन होना चाहिए, मील स्केल से फ्री होना चाहिए, जो भी तरह है क्लीनिंग होना चाहिए, डिस्क क्रैक नहीं होना चाहिए, टीयर नहीं होना चाहिए, ये सबसे फ्री होना चाहिए। मील स्केल डेट कैन विथस्टैंड विग्रस वायर ब्रशिंग, एंड जो मील स्केल है इसको वायर ब्रशिंग से भी निकाल करेंगे या एंटी पेस्टर स्पेटर कंपाउंड से भी निकाल करके रिमूव करेंगे। फॉर गर्डर एंड साइक्लिकली लोडेड स्ट्रक्चर ऑल मील स्केल शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑन द विच प्लान टू वेव टू बी मेड। ठीक है, अगर गर्डर की बात करते हैं जो साइक्लिकली लोडेड है, वहाँ जो भी है बीच का जो फ्लैंज और वेव के बीच का जो मील स्केल है उसको पूर्ण रूप से रिमूव करना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मील स्केल्ड इंड्यूस्ड डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो द लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी एंड द रिपेयर ऑफ विजुअल ऑब्जर्व्ड कट सरफेस डिसकंटिन्यूटी शैल बी कन्फर्म इन टेबल 5.4। टेबल 5.4 में दोस्तों हम देखते हैं कि क्या डिसकंटिन्यूटी है, मील इंड्यूस्ड डिसकंटिन्यूटी किसे क्या लिमिट है और क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। In which length discontinuity is visible long dimension and cut surface of material in depth of the distance that discontinuity extend into metal for the cut surface। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। All weld repair shall be conformed with the code। Removal of the discontinuity may be done from the surface of the base metal. The aggregate length of welding shall not exceed 20% of the length of the plate surface being repaired except with the approval of the engineer। दोस्तों अगर बात करते हैं जो भी डिसकंटिन्यूटी है उसको रिमूव कर देंगे बेस मेटल के सरफेस से, और एग्रीगेट लेंथ ऑफ वेल्डिंग शैल नॉट एक्सीड द, अगर वेल्डिंग से उसको रिपेयर करते हैं तो 20% लेंथ, वेल्ड लेंथ का जो भी मटेरियल का वेल्ड लेंथ है उससे ज़्यादा एरिया को रिपेयर नहीं कर सकते हैं प्रायर टू, अगर उसको रिपेयर करते हैं विथ अप्रूवल ऑफ साइट इंजीनियर को लेकर के ही अप्रूव करेंगे। दोस्तों टेबल 5.4 के बारे में अभी हम जिक्र करते हैं।
क्या दिया हुआ है, लिमिट ऑन एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिपेयर ऑफ मील इंड्यूस्ड लेमिनार डिसकंटिन्यूटी इन कट सरफेस 5.1 दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिया हुआ है और रिपेयर रिक्वायर्ड हुआ है। एनी डिसकंटिन्यूटी इन 25 mm 1 इंच और लेस नीड नॉट टू बी एक्सप्लोर्ड, रिपेयर की ज़रूरत नीड नॉट टू बी एक्सप्लोर्ड। एनी डिसकंटिन्यूटी अगर 25 mm से इन लेंथ एंड 3 mm मैक्सिमम इन डेथ, अगर 25 mm लंबा और 3 mm गहरा है तो नन बट द डेप्थ शुड बी एक्सप्लोर्ड। एनी डिसकंटिन्यूटी ओवर 25 mm से लंबा है और बट 3 mm से ज़्यादा नहीं है, बट नॉट ग्रेटर देन 6 mm इन 6 mm। एनी डिसकंटिन्यूटी ओवर 1 इंच इन लेंथ विथ डेप्थ ओवर 3 mm बट नॉट ग्रेटर देन 6 mm। जो भी 6 के जो भी डिसकंटिन्यूटी अगर 25 mm लंबा है और 3 mm से ज़्यादा उसका डेप्थ है तो रिमूव करके नीड नॉट वेल्ड, रिमूव उसको करना है। एनी डिसकंटिन्यूटी ओवर जो भी 25 mm से बड़ा है, डेप्थ जो 6 mm से ज़्यादा है और 1 इंच से कम है, ठीक है, बट नॉट ग्रेटर देन 25 mm, कंप्लीटली रिमूव एंड वेल्ड करना है। एनी डिसकंटिन्यूटी ओवर 125 mm इन लेंथ और ग्रेटर देन 25 mm सी 5.151 को रेफर करना है। आगे रिपेयर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है दोस्तों, इसको हमको रेफर करना है। साथ ही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ए स्पॉट चेक्ड ऑफ 10% ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन कट सरफेस इन क्वेश्चन शुड बी एक्सप्लोर्ड बाय ग्राइंडिंग टू द डिटरमाइनिंग डेप्थ इफ द डेप्थ of any of discontinuity explored exceed 3 mm, then all the discontinuity over 25 mm length remaining on the cut surface shall be explored by grinding and determining the depth. If none of discontinuity explored in the 10% spot check have depth exceeding 3 mm, then the remainder of the discontinuity of the cut surface need to be explored। जो भी डिसकंटिन्यूटी जैसा कि टेबल में दिया हुआ है दोस्तों 25 mm का है, डेप्थ कितना है या उससे छोटा है, किसको एक्सप्लोर करना है, किसको ग्राइंडिंग करना है, किसको ग्राइंडिंग करके रिमूव नहीं करना है, वो टेबल नंबर 5.4 में जैसा कि आपने देखा इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को, इस सेशन को हम यहीं अंत करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में जिक्र करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है जो डिसकंटिन्यूटी मेरा लंबा दिया हुआ है उसके लिए। चलिए दोस्तों तब तक ले नमस्कार, ओके, बाय बाय, थैंक यू।